जनता का मूड भांपने में पार्टी असफल रही। जो योजना 5 साल तक लटकी रही, झटकी रही, पटकी रही, और वो योजना स्वीकृत होने के बाद भी पूर्वी राजस्थान में अगर बीजेपी को झटका लगता है तो उसकी कोई तो वजह रही होगी ना। एक तो सचिन पायलट का जादू चल गया। मीणा वर्ग में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को उपयुक्त पद नहीं मिला। प्रत्याशियों का सिलेक्शन भी पूर्वी राजस्थान में भी गलत हुआ। उन लोगों को मेरिट के बेसिस पर नहीं आंका गया कि कौन लोग जीत सकते हैं, कौन लोग हार सकते हैं। ये एक जनरल एक फिनोमिना था कि भाई प्रत्याशी कोई भी हो, वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और दलित वोट, ये सारे वोट कांग्रेस के पक्ष में गए। अब गुर्जर वोट तो इसलिए गए क्योंकि सचिन पायलट ने जिन सीटों पर टिकट अपने कैंप के लोगों को दिलवाया, वहां पर उन्होंने अच्छा खासा कैंपेन किया और गुजरों के वो एक बड़े छत्रप हैं, दिग्गज नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश की राजनीति में जो इस समय तस्वीर बनी, 2 दिन पहले जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, सबसे पहले जो रुझान आने शुरू हुए और रुझानों से पहले एग्जिट पोल आया था। एग्जिट पोल आने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। उसके बाद जब 4 जून की सुबह 8 बजे का समय हुआ तो रुझान आने शुरू हुए, और जब 1-2 घंटे तक जब रुझान आते रहे और तस्वीरें साफ होती गई तो हड़कंप मचा। और जब नतीजे आ गए, फुल फ्लैश जब नतीजे जनता के सामने आ गए कि आखिर हिंदुस्तान की जनता ने किसे चुना, क्यों चुना और किसे क्यों नहीं चुना, इसी मुद्दे पर लगातार चर्चाएं होती रही। दरअसल इस बार एक तरफ जहां बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था और सीधे तौर पर यह कहा था कि इस बार 400 से ज़्यादा सीटों पर वो कब्जा करेगी और पूर्ण बहुमत में आएगी, और वहीं पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, इनका सीधा सा कहना था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि हम 295 सीटों से ज़्यादा लेकर आएंगे और सरकार हम लोग बनाएंगे। लेकिन दावे और वादे बीजेपी के, एनडीए के, कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के, ये तमाम जो दावे और वादे जो रहे, उनका जो सही और सच्चा जो आईना था पूरा हिंदुस्तान के वोटर्स ने दिखा दिया। बहरहाल देखिए, यूपी की स्थिति की बात करें, अयोध्या की बात करें, राजस्थान की बात करें और तमाम दूसरे राज्यों की भी बात होगी कि क्या सोचा था और क्या हो गया। आज कुछ इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, और आज की चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत भाई गोयल हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, राजनीतिक विश्लेषक है, और राजनीति का जो खेल होता है उसके पीछे की कहानी क्या होती है, वही आज हेमंत भाई गोयल से हम समझेंगे। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। हेमंत जी, हुआ क्या इस बार? जो अंदाजे जो लग रहे थे, चर्चाएं जो हो रही थी, क्या कहानी, क्या समझ में आई आपके? प्रदीप जी, पहले हम राजस्थान की बात कर लें, अब आप आदेश करें तो। जी, राजस्थान से शुरू। देखिए, राजस्थान में अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में समझें कि बीजेपी 25 की 25 सीट तीसरी बार क्यों नहीं जीत पाई, मुझे लगता है कि जो बीजेपी आत्मविश्वास में थी, अति आत्मविश्वास, और इस तरह का अति आत्मविश्वास कि बीजेपी राजस्थान के प्रभारी यहाँ पद खाली था, बीजेपी का सबसे महत्वपूर्ण पद संगठन में संगठन महामंत्री का पद खाली था। चंद्रशेखर जैसे मजबूत खिलाड़ी जिन्होंने विधानसभा चुनावों में जम के मेहनत की और पार्टी की सरकार बनवाई, उनको विधानसभा चुनावों के बाद तेलंगाना भेज दिया और तब से पद रिक्त था। तो अब जिन बातों को हम जैसे सामान्य राजनीतिक विश्लेषक समझ सकते हैं, उन बातों को आखिर संगठन बीजेपी का कैसे नहीं समझ पाया। क्योंकि देखिए, और एक सीधा सीधा ये मान के चल रही थी कि नरेंद्र मोदी की गारंटियों के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा,
और ठीक बात भी है, जब विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है, तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव तो प्रधानमंत्री के नाम पर लड़े ही जा सकते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर लड़े जा सकते थे, हिंदुत्व के नाम पर लड़े जा सकते थे, विकास के नाम पर लड़े जा सकते हैं। जो वेलफेयर स्कीम एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार ने 2014 और 19 में शुरू करी, उन पर लड़े जा सकते थे। लेकिन देखिए, जनता का मूड भांपने में पार्टी असफल रही। हम पूर्वी राजस्थान की बात कर लें, पूर्वी राजस्थान की सीटें, उस पूर्वी राजस्थान जहां पर ईआरसीपी जैसी योजना भजनलाल सरकार के आते ही सैंक्शन हो गई, उसके गतिमान हो गई, पहिए लग गए, जो योजना 5 साल तक लटकी रही, झटकी रही, पटकी रही, और वो योजना स्वीकृत होने के बाद भी पूर्वी राजस्थान में अगर बीजेपी को झटका लगता है तो उसकी कोई तो वजह रही होगी ना। और मैं मानता हूं कि एक तो सचिन पायलट का जादू चल गया। करौली के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मुसलमान, मीणा, गुर्जर और दलित वोट, ये सारे वोट कांग्रेस के पक्ष में गए। अब गुर्जर वोट तो इसलिए गए क्योंकि सचिन पायलट ने जिन सीटों पर टिकट अपने कैंप के लोगों को दिलवाया, वहां पर उन्होंने अच्छा खासा कैंपेन किया, और गुर्जरों के वो एक बड़े छत्रप हैं, दिग्गज नेता हैं। अब हम बात करें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो तो बीजेपी के बड़े छत्रप हैं, मीणाओं के सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मीणा वर्ग में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को उपयुक्त पद नहीं मिला। उनको सीएम के तौर पर उनके जाति के लोग देख रहे थे, और नहीं तो डिप्टी सीएम तो उनको पद मिलना ही चाहिए था, वो भी उनको नहीं मिला। तो इस बात को लेकर मीणा वर्ग में भी खासी नाराजगी देखने मिली, और मीणा और गुर्जर काफ़ी संख्या में जहां पर अच्छे निर्णायक वोटों की ये क्षमता रखते हैं, वो ये सब इन बेल्ट में थे। इसके अलावा हम प्रत्याशियों का सिलेक्शन भी पूर्वी राजस्थान में भी गलत हुआ, पूर्वी राजस्थान में गलत हुआ। जयपुर में, भरतपुर की हम बात करें, वो तो भजनलाल शर्मा का गृह जिला था। भजनलाल शर्मा ने जाटों को आरक्षण देने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आप देखिए वहाँ पर उन्होंने कोली जाति से प्रत्याशी बनाया, जबकि कोली जाति के वहाँ पर मात्र 50-60 हज़ार वोट है, जाटव वोट वहाँ पर 4.5 लाख हैं। वो वोट चूंकि सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में गए, और जो विश्वेंद्र सिंह है कांग्रेस के नेता, वो अपनी बहन बेटी बताकर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट मांगे, जाट वोट भी उधर चले गए। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिली। यानी टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, पहली जो बात आप कह रहे हैं। प्रदीप जी, टिकट वितरण में गड़बड़ी अपन नहीं कह सकते। मैंने कहा कि अति आत्मविश्वास की चलते उन लोगों को मेरिट के बेसिस पर नहीं आंका गया कि कौन लोग जीत सकते हैं, कौन लोग हार सकते हैं। कुछ इस तरह का भी मुझे लगा कि अगर वसुंधरा कैंप के कोई लोग हैं, उनको टिकट नहीं दिया। करौली धौलपुर के लोगों ने बताया कि मनोज राजौरिया को इसलिए वहां टिकट नहीं दिया क्योंकि वो वसुंधरा कैंप के माने जाते हैं। तो ये भी इस तरह की, और एक जनरल एक फिनोमिना था कि भाई प्रत्याशी कोई भी हो, वोट तो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हेमंत जी, एक सवाल यहाँ पर पिछले 2 दिनों से राजस्थान में चर्चाओं में है कि भीतरी घात का जिक्र आपने भी किया अभी, क्या भीतरी घात यहाँ पर हुई? दूसरा, इन चुनाव में जिस तरीके से वसुंधरा राजे काफ़ी कुछ, मुझे लगता है कि काफ़ी दूरी उन्होंने बनाए रखी, कई उनके लोगों को शायद टिकट भी नहीं मिले, और ये जो नतीजे आए, क्या आपको लगता है कि कहीं अंदरूनी जो कलह या अंदरूनी जो खींचतान जिसे हम कहते हैं, उसका भी कोई नतीजा रहा बीजेपी के लिए? नहीं, मैंने आपको यही निवेदन किया कि वसुंधरा जी केवल अपने बेटे के क्षेत्र में सीमित होकर रह गई। उनको साइड लाइन, उनको जो महत्व पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसकी वजह से कोटा के क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा। करौली धौलपुर, चूंकि धौलपुर की तो वो उनका गढ़ है, वहाँ पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा। इसके अलावा राजपूत वोटों में भी नाराजगी देखने को मिली, और पश्चिमी राजस्थान में हम देखें तो जाट भी नाराज हो गए। जाट क्यों नाराज हो गए, उसकी 2 वजह थी जो मैं खास तौर से मान के चलता हूं। सतीश पूनिया बीजेपी के बड़े जाट नेता हैं, बड़े छत्रप हैं, उनको भी साइडलाइन किया गया। उनको जयपुर ग्रामीण से टिकट देने की चर्चा थी। उम्मीद थी, पूनिया जी को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट उनको मिलेगा। टिकट नहीं दिया और उनको हरियाणा का प्रभारी बना दिया। इसके अलावा राहुल कस्बा
एक कस्बा फैमिली का उस क्षेत्र में, चूरू में तो है ही, उस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, बहुत बड़ी राजनीतिक परिवार है, उनकी माता कमला जी, पिता राम सिंह कस्बा, ये तमाम लोग, और उनको टिकट इसलिए काट दिया कि वहां पर चूंकि राजेंद्र राठौड़ और राहुल कस्बा की अदावत थी। तो अब ये इस तरह की गलतियां हुई जिससे जाट वर्ग भी नाराज हो गया। और मैं देखता हूं कि इस बार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने इस जाट मुद्दे को हवा दी, बहुत ही अच्छी रणनीति के तहत उन्होंने जाट बेल्ट में वो एक भ्रम बनाने की स्थिति में तैयार हो गए कि जाटों का बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। और इसी के साथ ही राजपूतों की हम बात करें तो राजेंद्र राठौड़ को भी उतना महत्व नहीं मिला, वो भी केवल चूरू तक सीमित रह गए। और रविंद्र भाटी ने निर्दलीय होकर बीजेपी से बागी होकर विधानसभा का चुनाव जीता, और वो लोकसभा में टिकट मांग रहे थे, लेकिन कैलाश चौधरी को वहां टिकट दिया, जबकि पार्टी को ये पता था कि कैलाश चौधरी की हालत बाड़मेर जैसलमेर में पतली है। और उन्होंने कहा शुरू में टिकट मिलने के साथ ही कि मेरी गलती की सजा आप नरेंद्र मोदी को मत देना। इसका मतलब वो मानते थे कि हो सकता है उनकी पराजय हो जाए, लेकिन वो पूरी पार्टी, सब लोग केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर ही निर्भर थे। तो अगर वहां रविंद्र भाटी को टिकट दिया जाता, जयपुर ग्रामीण में सतीश पूनिया को टिकट दिया जाता, निश्चित रूप से जी। करौली में आप देखिए ना, करौली में कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया, जो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, वो विधानसभा का चुनाव हार गए। करौली में वो बाहरी प्रत्याशी, वो तो बैर के रहने वाले हैं, लेकिन करौली में जाके उनको बाहरी प्रत्याशी बना के और फिर वो वहां चुनाव जीत गए, क्योंकि जाटा वोट एक तरफा। यानी कुल मिलाकर बीजेपी का राजस्थान में आत्मविश्वास और कांग्रेस की पूरी सधी हुई प्लानिंग, यही वजह रही। बिल्कुल। कांग्रेस ने भी जिस तरीके, अच्छा ये एक चीज और है, कांग्रेस जो अभी तक 0 पर थी, अब उसको 11 सीटें मिलती है, तो इसमें श्रेय किसको देंगे, किसकी मेहनत यहाँ पर और किसकी प्लानिंग? देखिए, मैं 11 सीट का श्रेय सीधे कांग्रेस के नेताओं को नहीं देना चाहता। ये श्रेय बीजेपी के नेताओं की गलत रणनीति का भी नतीजा है, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों का सिलेक्शन किया गया ना, वो ठीक नहीं था। उसका फायदा मिला, उसका फायदा उनको मिला। और कांग्रेस ने जो 3 जगह पर गठबंधन किया, वो शायद उनकी रणनीति सफल हो गई। हम चाहे नागौर की बात करें, चाहे हम सीकर की बात करें, और चाहे हम बांसवाड़ा की बात करें, क्योंकि देखिए जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, इन तीनों जगह गठबंधन में अशोक गहलोत की भूमिका थी। और अशोक गहलोत ने ये सारी राजनीतिक गोटियां इसलिए बिछाई क्योंकि वो जालौर सिरोही में अपने बेटी की जीत सुनिश्चित करना चाहते थे। वो जाट वोट भी लेना चाहते थे, वो दलित वोट भी लेना चाहते थे, आदिवासी वोट भी लेना चाहते थे। तो तमाम बांसवाड़ा में इसलिए उन्होंने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ समझौता किया कि यहाँ के मेरी दलित वोट मुझे मिल जाएंगे। हनुमान बेनीवाल के साथ इसलिए किया कि मुझे जाट वोट मिल जाएंगे। और अशोक गहलोत पर तो ये भी आरोप लगा सोशल मीडिया पर, उनको पार्टी से निष्कासित करने तक की मांग उठ गई कि वहां पर उन्होंने उम्मीदवार को हराने के प्रयास किए, उन्होंने रविंद्र भाटी का प्रचार किया। तो ये तमाम तरह की बातें, लेकिन अब चूंकि 11 सीट कांग्रेस को मिल गई तो जीत तो कांग्रेस की हुई है। अब इसका सेहरा खास तौर से मैं 2 लोगों को इसका श्रेय मैं देना चाहता हूं। एक तो सचिन पायलट। अब देख लीजिए, झुंझुनू बृजेंद्र ओला वर्तमान में वो विधायक है, वो सचिन पायलट कैंप से आते हैं। मुरारी लाल मीणा दौसा से वो विधायक हैं, वो सचिन पायलट कैंप से आते हैं। अनिल चोपड़ा जो बहुत महज 2000 वोटों से पराजित हुए, 1600 वोटों से, उनको सचिन पायलट की टिकट दिलवाई। टोंक सवाई माधोपुर हरीश मीणा, वो सचिन पायलट कैंप से आते हैं। और भरतपुर की टिकट भी सचिन पायलट के खाते में है। श्री गंगानगर कुलदीप इंदौरा, वो टिकट भी सचिन पायलट कैंप से आती है। तो ये तमाम लोगों को उन्होंने टिकट भी दिलवाए और उनको उनकी कैंपेनिंग भी की। यानी जीत हुई सचिन पायलट की। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के प्रभारी रंधावा ने अच्छा काम किया। देखिए, मैं ये देख के चलता हूं कि अभी इन दिनों में डोटासरा का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। जिस तरह से उन्होंने एक जनता के साथ एक देहाती नेता के तौर पे कनेक्ट बनाने की कोशिश की। वो सभाओं में जाते थे, जो देशी अंदाज में डांस करते थे। हाँ। और वो नए नए शब्द निकाल के वो लाते हैं, मोरिया बच जाएगा, इस तरह के वो शब्द लेके आते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं। जाटों में उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। ये तमाम बातें उन्होंने की और वो उस रणनीति में सफल हो गई। बिल्कुल। आपने अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि सचिन पायलट यहाँ पर सिरमौर बन गए,
सवाल ये कि यहाँ पर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मात खा गए और अब क्या कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, दिल्ली में बैठने वाले लीडर हैं, क्या उनके सामने पायलट का ग्राफ ऊपर बढ़ा या गहलोत का? देखिए, निश्चित तौर पे पायलट का ग्राफ ऊपर बढ़ा, लेकिन अब अशोक गहलोत तो जादूगर हैं। अमेठी की चुनाव वो जिता कर ले आए, तो वो जो उनको बिल्कुल उनके स्कोर उनका 0 होना चाहिए था, हो सकता था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि अमेठी की जीत भी एक बहुत बड़ी जीत है, उनके खाते में जाएगी। क्योंकि ये सबने देखा है, सोशल मीडिया पर हमने खूब देखा है कि अशोक गहलोत ने पूरी अपनी टीम, चाहे हम धर्मेंद्र राठौड़ की बात करें और तमाम और लोगों की बात करें, जो पूरी उनकी टीम थी वो अमेठी में डेरा डाले हुई थी और वहां पर कांग्रेस का कमबैक उन्होंने करवा दिया। तो क्या वैभव गहलोत के लिए काम नहीं हो पाया? नहीं, देखिए प्रदीप जी, सही बात तो ये है कि वैभव गहलोत के लिए जितना काम अशोक गहलोत ने किया, देश के जितने भी हिस्सों में, हम चेन्नई की बात करें, हम मुंबई की बात करें, सभी जाके प्रवासी राजस्थानियों से वोट मांगा, भावनात्मक अपील की, मैं मेरा बेटा आपको सौंप रहा हूं, इसका ख्याल आपको करना है। घर घर जाकर पर्चे बांटे अशोक गहलोत ने। हमने वो तस्वीरें देखी हैं जब अशोक गहलोत खुद अपने हाथों में लेकर पर्चे बांट रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि मेरी पत्नी सुनीता गहलोत कभी भी पॉलिटिकल स्टेज पर, मंच पर हमने नहीं देखी, लेकिन आज वो पॉलिटिकल मंच पर आई हैं और अपने बेटे के लिए वोट मांग रही हैं। उनकी खुद वैभव गहलोत की पत्नी, उनकी बेटी, तमाम पूरा परिवार एक तरह से वोट की भीख मांगता हुआ दिखा, लेकिन जनता ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया। और देखिए ना, आप देखिए कि वो तो जोधपुर से इसलिए भागे, वहां लोगों ने उनको रणछोड़ दास भी कहा कि साहब जालोर सरोई शायद मेरे लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन वहां पर भी वो पराजय। तो कुल मिलाकर देखिए हेमंत जी, राजस्थान की जो चर्चा आपने की, राजस्थान में आपने बिल्कुल क्लियर किया कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन इसे यूं कहा जाए कि भाजपा की लापरवाही, भीतरघात, उसकी वजह से कांग्रेस को ये सीटें मिली, यही चीज़ होंगी। चलिए, राजस्थान के बाद एक बार यूपी का रुख करें। अगर यूपी की जो तस्वीर है, जो बीजेपी को जो उम्मीद थी, अयोध्या में राम मंदिर भी बना, तमाम चीज़ें हुई और सब जानते थे कि यूपी से मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, राम मंदिर भी बन रहा है, योगी जी पहले से वहाँ पर है और पूरा यूपी इस समय भगवा में हो रहा है। लेकिन जनता ने जो मार्कशीट निकाली, उसमें नंबर कुछ अलग ही दे दिए। प्रदीप जी, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन एक सामान्य नागरिक की हैसियत से इस बात पर चिंता जाहिर कर सकता हूं कि जो नंबर बीजेपी को मिला, 2019 में 303 सीटें थी बीजेपी की, और अब वो मैजिक नंबर भी नहीं छू पाई। ऐसा क्या हो गया कि उनको 272 सीट भी नहीं मिली? आप सच मान के चलिए कि जो भ्रम कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश की, उसमें कांग्रेस सफल हो गई। एक जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया कि बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए दे रही है कि संविधान को ये बदल देंगे और उससे SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, OBC का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये बात लोगों के दिमाग में घर कर गई और उनको ये डर सताने लगा कि अगर मोदी को 400 सीट मिल गई या मोदी को प्रचंड बहुमत मिला तो ये संविधान से छेड़छाड़ करके और हमारा रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। हालांकि जब इस तरह का नैरेटिव कांग्रेस ने चलाने की कोशिश की तो उसका काउंटर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में तो इन्होंने SC ST OBC का रिजर्वेशन कम करके और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही और ये प्रयोग पूरे देश में ये करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मुसलमान तो पहले से बीजेपी से इसलिए नाराज थे कि उनके मन में भी ये डर बैठा दिया कि अगर ये सरकार आती है तो क्या पता ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या हो जाएगा। और देखिए ना, क्या कांग्रेस के लोग कहते थे विकास के नाम पर बीजेपी वोट नहीं मांग रही, लेकिन अयोध्या में जो हार हुई वहां विकास नहीं हुआ था क्या? जहां अयोध्या में कभी गलियां सूनी होती थी, वहां पर सड़कें नहीं थी, वहां नया हवाई अड्डा दिया, तमाम तरह की सड़कें, पुल बनाए, इतना विकास किया। रामलला जो टेंट में थे वो रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए और वहां पर अयोध्या में बीजेपी को चुनाव पराजय का मुंह देखना पड़ता है। काशी में कितनी काया पलट हो गई,
वहां पर जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी 10 लाख वोटों से जीतेंगे, वहां पर नरेंद्र मोदी महज 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये चुनाव विकास के नाम पर नहीं लड़ा गया, ये चुनाव केवल जाति धर्म के नाम पर लड़ा गया। और जिस तरह का आरोप कांग्रेस वाले बीजेपी पर लगाते थे, लेकिन ये कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव को, इंडी गठबंधन ने पूरे चुनाव को धर्म, मजहब और जाति के नाम पर बांटकर और देश को भ्रमित करके ये चुनाव में अपनी, हालांकि वो कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी को नैतिकता नहीं है। अरे भाई, वो तो 242 सीट लेके बैठे हैं, तब आप उनसे नैतिकता की बात करते हैं? आपकी तो 100 सीट भी नहीं है, आप तो शतक भी पूरा नहीं कर पाए, आप नैतिकता की बात करते हैं। तो लेकिन कुल मिला के वो देश को जो ऐसे करने की कोशिश हुई, वो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं सफल हो गई, क्योंकि अब जो कड़े फैसले मोदी सरकार ले सकती थी, शायद उनके लिए उतना अपने आप को कंफर्ट जोन में बीजेपी नहीं पाएगी। मतलब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए पब्लिक भी कुछ सोच के ही वोट देती है। आप बीजेपी भी चाहे बरगलाए, चाहे कांग्रेस बरगलाए, या कोई भी राजनीतिक दल किसी को भी बरगलाए, लोग ये तो जानते हैं, ये तो सोचते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, इतनी तो समझ लोगों में है। और उसके बाद जब ये जो नतीजे जो मत पेटियों में जब बंद किए जाते हैं सोच को लेकर, क्योंकि यूपी में, चलिए अयोध्या की आपने बात की, काशी की आपने, बाकी तमाम जो वहाँ पर जो और विपक्ष जो अभी तक रहा, उन्होंने जो जीत हासिल की, अगर वो पब्लिक को कुछ कह भी रहे हैं तो पब्लिक कुछ तो जानती होगी ना। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे देश में चुनाव विकास से ज़्यादा कहीं जातियों पर लड़े जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई यूपी में, उन्होंने अच्छी सीटें ले ली। अब अखिलेश यादव को सब जानते हैं कि वो एक मस्करे राजनेता के तौर पर उनकी छवि है, वो कोई सीरियस नेता नहीं है, लेकिन एक वोट बैंक उनके पास है। उस वोट बैंक के आधार पर उनको ये सीटें मिल गई। और इसके अलावा एक और, मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ, मुझे नहीं पता कि मैं उसमें कितना सही और कितना गलत हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने एक जो बयान दिया चुनावों के दौरान कि हम पहले अक्षम थे, हम अधूरे थे, हम उतने सक्षम नहीं थे, लेकिन अब हम सक्षम हो गए, हम अब पूरे हो गए और हम अब अपने फैसले खुद ले सकते हैं। जिस तरह से आरएसएस को उन्होंने आरएसएस से किनारा करने की जो कोशिश, जो जिस तरह की कवायद बीजेपी के द्वारा की गई, वो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए भारी पड़ गई। क्योंकि हम सब जानते हैं कि संघ परिवार के लोग घर घर जाके जिस तरह से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में काम करते हैं, जिस तरह का वो माहौल वो तैयार करते हैं, जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट उनका पूरे निष्ठा के साथ चलता है, वो शायद कहीं मुझे लगता है कि वो क्या मैसेज उनके लोगों के साथ में गया, क्या हुआ, क्या अरविंद केजरीवाल ने जो एक बात कही कि वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से मोदी ने हटा दिया, अब योगी का नंबर है, क्या योगी के मन में ये बात कोई घर कर गई? क्या उस तरह का बीज उन्होंने पनपा दिया बीजेपी और आरएसएस के लोगों में? क्या ये इन सब बातों, तो जिस तरह से ये चुनाव लड़ा गया, और मैंने कहा, आपको शुरू में निवेदन किया कि बीजेपी आत्मविश्वास में थी, वो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो चुनावों से पहले, रिजल्ट से पहले वो सारी तैयारी वो करके बैठे थे कि हमको बहुत बम्पर बहुमत मिल रहा है, उस हिसाब से हमने 100 दिन का एजेंडा भी तैयार कर लिया, हमने ये सारी बातें, तो वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए कहीं ठीक नहीं रहा। चलिए, यूपी की बात हुई, राजस्थान की बात हुई, अब क्या लगता है कि मोदी एक तो ठीक है पीएम बन भी जाएंगे, सहयोगी दल को लेकर जो तमाम तरह की जो चीज़ें होंगी, जो आपकी सोच रही थी प्लानिंग कि हम ये करेंगे, हम देखिए प्रदीप जी, अभी जो एनडीए के खास जो घटक हैं वो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी है। क्योंकि बीजेपी को 272 का मैजिक नंबर नहीं मिला, तो इनका सहयोग तो जरूरी है। अब लेकिन हम देखते हैं नीतीश कुमार को जिस तरह से राजनीतिक हलकों में पलटू बाबू कहा जाता है, और जिस तरह का वो यू टर्न लेते हैं बार बार, वो कोई बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति तो नहीं है।
और जिस तरह से नायडू का है, नायडू की मजबूरी है बीजेपी के साथ रहने की, क्योंकि जिस तरह से आंध्र प्रदेश की वित्तीय हालात ठीक नहीं है, वो स्पेशल स्टेट का दर्जा वो दिलवाना चाहते हैं, तो उनकी एक मजबूरी है। लेकिन अब चूंकि दोनों की विचारधारा में बड़ा फर्क है, नायडू आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष धर रहे हैं, जबकि बीजेपी इसके बिल्कुल विपरीत विचारधारा की पार्टी है। लेकिन बीजेपी की अपनी एक मजबूरी है इन लोगों को साथ रखने की, और इनकी अपनी एक मजबूरी है क्योंकि इंडी गठबंधन तो सरकार नहीं बना रहा, तो ये तो सत्ता के साथ रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ निर्दलीय जो सांसद हैं, उनका नंबर कोई 10, 15, 20 निकल के आ रहा है, उनको अमित शाह की तरफ से बीजेपी ज्वाइन करवाने की चर्चा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह बीजेपी अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेगी। चर्चा ये भी कि उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं, कुछ और, चूंकि रामविलास चिराग पासवान पूरी अच्छे मजबूती के साथ बीजेपी के साथ हैं। तो कुल मिला के अभी तो बहुत ज्यादा उस तरह की बातें। चलिए एक आखिरी सवाल कि अभी हमने 5 साल भी मोदी सरकार को देखा, हिंदुस्तान के लिए उनके कामकाज, योजनाएं, तमाम चीजें देखी। अब जो आने वाले 5 साल हैं, अब वो किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, 2019 में और 2024 के बीच जिस तरह के निर्णय लिए गए, चाहे हम धारा 370 को हटाने की बात करें, हम ट्रिपल तलाक के लिए कानून बनाने की बात करें, पक्के आवास की हम बात करें, महिला आरक्षण की हम बात करें, शौचालय निर्माण की हम बात करें, तो मुझे बताइए क्या कभी ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई कि क्या मुसलमानों को हम उन योजनाओं से वंचित रखेंगे? क्या पक्के आवास से उनको वंचित रखा गया? क्या शौचालय निर्माण से उनको वंचित रखा गया? क्या उनको सड़क निर्माण से उनको वंचित रखा गया? क्या उनको जनधन खाते से उनको वंचित रखा गया? क्या उनको उज्ज्वला योजना से उनको वंचित रखा गया? लेकिन एक डर जो बैठा दिया, वो डर निकालना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अगर सरकार के पास मजबूत स्थिति होती तो वो ऐसे निर्णय लेते और वो ये दिखाने की कोशिश भी करते कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम केवल उस बात को लेकर विरोधी है कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट किसी नागरिक को नहीं देना चाहते, वो स्थिति हम नहीं चाहते। लेकिन अब चूंकि किस तरह से गठबंधन के सहयोगी किस तरह से मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े होंगे, उस बात को देखकर आगे की रणनीति बीजेपी के द्वारा तैयार होगी। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब राह आसान तो नहीं है जी, राह आसान नहीं है। जो अभी तक जो आप बिल्कुल एक सेफ साइड में जो चल रहे थे, आप अपने हिसाब से जो बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, अभी वो मंत्री पद मांग रहे हैं। अब आप देखिए नितिन गडकरी, वो मंत्री जिन्होंने किस तरह से रोडों का जाल बिछा दिया, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया, अब वो मंत्रालय अगर किसी दूसरे के गठबंधन के सहयोगी के पास जाता है, आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि वहां पर उस तरह से काम हो पाएगा? रेल मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, तमाम वित्त मंत्रालय, और इस तरह की ये चर्चा अब मीडिया में आ रही है कि ये घटक दल के लोग इस तरह के खास मंत्रालय मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें होंगी। अब इन सब विषम परिस्थितियों में बीजेपी किस तरह से अपने आप को और देश को सुरक्षित दिशा में ले। सर, लेकिन जो भी होगा मजबूरी तो होगी ना। अगर भाजपा को, एनडीए को अगर अपनी सरकार बनानी है तो उनको उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अगर आप उनको नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं कर सकते। आप इतना आप कर सकते हैं कि वो आपसे 100 मांग रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं 100 तो हम नहीं देंगे, आपके हक का 50 बनता है, आप ठीक है 60 ले लीजिए। तो वो तो एक बार्गेनिंग की जा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो टेम्परामेंट है, जो इनका जो माइंडसेट है, वो और प्रधान, क्योंकि पहले भी गठबंधन की सरकारें चली है, मनमोहन सिंह जी ने चलाई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई, लेकिन वो उनसे इतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का टेम्परामेंट है, वो उस तरह से तो मुझे लगता है कि बार्गेनिंग में नहीं आएंगे जिस तरह से पहले होता। लेकिन जो भी हो, बार्गेनिंग होती है नहीं होती है, मोदी साथियों का कितना कहना मानते हैं, साथ ही राजनीतिक दलों का कितना कहना मानते हैं, लेकिन समय जो होगा वो वाकई पिछला जो समय था और जो राह थी वो काफ़ी आसान थी और डिसीजन भी काफ़ी अच्छे हुए, देश हित के लिए भी हुए। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले 5 साल इस देश के लिए कैसे होते हैं। और वहीं पर जिन राज्यों में, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, जिन राज्यों में बीजेपी, एनडीए या इंडिया गठबंधन ने जो प्लानिंग की थी, जो सोचा था, और वो सोच से बिल्कुल उलट जब हुआ, तो यहाँ की राजनीति को समझना और यहाँ की कमियों को समझना भी बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ा जो समझने की ज़रूरत है वो है अंदरूनी भीतरघात, क्योंकि अंदरूनी भीतरघात चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उसको भी
कुचलने में या कह सकते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करने में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल आगे चर्चाएं होती रहेंगी, क्या होता है देश में आने वाले वक्त में और कौन मंत्री बनते हैं, किसकी सरकार होती है, किसके पास क्या जिम्मा होता है और किस तरह होगी हिंदुस्तान की अगली सरकार, उस पर भी लगातार चर्चाएं होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। हेमंत जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।